श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर तीसरे रोज भी बहस रही जारी। कल जम्मू कश्मीर का माली बजट ऐवान में होगा पेश। 5 अगस्त 2019 के बाद किसी एक नए प्रोजेक्ट का नाम बताएं जो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। 13 जुलाई के शोधा जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में बसते हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। अपोजिशन लीडर के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज। कठवा में नायब वजीर आला के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और मौसम में मुसलसल बेहतरी। वादी में दिन भर रही धूप। 10 मार्च से फिर से मौसम में बदलाव की उम्मीद। और भी कई मौज़ूआत थे आज के शेरबीन में एक वक्फे के बाद। मीडियम वेव 268.8 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी को पाड़ा भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समीन जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास बदस्तूर जारी है। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला कल ऐवान में माली बजट पेश करेंगे। अलबत्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर बहस आज भी जारी रही। मजमूई तौर पर जहां बेशतर मेंबरान ने अपने असेंबली हलकों के मसाइल उजागर के, वहीं रियासत के दर्जे की बहाली का मामला भी दोहराया गया। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर वजीर आला ने मेंबरान की जानिब से उठाए गए निकात का जवाब दे दिया। एक रिपोर्ट जम्मू से जावेद मेहराब की ज़बानी। कानून साज असेंबली में आज चौथे रोज भी ऐवान में कार्रवाई की शुरुआत वक्त सवालात से हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर सलमान सागर ने बुज़हामा में बनने वाले अस्पताल की तामीर रोकने की वजह PSI है तो ये सरकार ने अस्पताल पर दोबारा काम लगाने के क्या इक़दाम किए हैं और इलाके में सेहत आमा की कम सहूलियात के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इसी पर अपनी बात रखी। जवाब में सेहत आमा की वजीर सकीना मकसूद यत्तू ने कहा कि ये दुरुस्त है कि बुज़हामा में अस्पताल बनने के लिए 17 करोड़ 90 लाख रुपए वागुजार हुए थे, जिसमें से 17 लाख रुपए से अस्पताल का काम भी शुरू हुआ था, लेकिन ASI की शिकायत के बाद काम रोक दिया गया। हालांकि इस दौरान इलाके के इंतजामिया कमेटी ने बुज़हामा ने औकाफ की एक जमीन भी अस्पताल बनने की बात की थी, लेकिन वो जमीन भी पिछले 10 साल से महकमे को ट्रांसफर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ भी काम शुरू नहीं हो पाया। अब महकमा सेहत आमा की किसी दूसरी जगह जमीन की तलाश जारी है और काम को जल्द ही शुरू किया जाएगा। दूसरा सवाल पीरजादा मोहम्मद सईद ने उनके इलाके अनंतनाग में मेहंदी कदल से लेकर डोनी पावा तक जहलिम के दोनों किनारों को साफ करने और उन्हें खूबसूरत बनाने के मुतल्लिक पूछा। जवाब में फ्लड इरिगेशन के वजीर मौसूफ जावेद अहमद राना ने कहा कि दरिया के दोनों किनारों की खूबसूरती का काम उनके महकमे के अधीन नहीं है, लेकिन किनारों में ड्रेनेज करना, दरिया के दोनों किनारों को बचाना और उसके लिए काम हो रहा है और इसी महीने मार्च के आखिर में 84 लाख रुपए की मदद से काम को पूरा भी कर लिया जाएगा। आज तीसरे सवाल पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके महकमे सियाहत से मुतल्लिक जवाब दिया। मेंबर शेख खुर्शीद की तरफ से पूछे गए सवाल जिसमें उन्होंने बंगस वैली की तामीर और तरक्की के लिए खर्च किए गए फंड की तफसीलात मांगी थी और इस दौरान बंगस वैली में कुदरती खूबसूरती को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। जवाब में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने महकमे की तरफ से दिए गए लिखित जवाब में कहा कि बंगस के लिए 2024-25 में 72 लाख रुपए के बजट रखा गया है, लेकिन क्योंकि बंगस वैली फॉरेस्ट महकमे के तहत आती है और इस जमन में डिप्टी कमिश्नर को भी बंगस वैली में सयाहों के लिए मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात बनाने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन पहले जमीन की निशानदेही और फिर प्रवेश पोर्टल से NOCs और फॉरेस्ट क्लियरेंस का होना लाजमी है, फिर ही काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान बंगस वैली की इको बैलेंस के लिए भी तमाम तामीरात पर रोक लगाई गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार सिर्फ कुछ बुनियादी सहूलियात के लिए काम है। ऐवान में आज जमीन के CLU यानी चेंज ऑफ लैंड यूज पर भी सुरेंद्र कुमार रंधावा ने सवाल पूछा, जिस पर ऐवान में मौजूद तमाम मेंबरान ने इस नए कानून से मुतल्लिक लोगों को हो रही तकलीफ की तरफ तवज्जो मरकूज कराई। हालांकि इस सवाल के जवाब में वजीर मौसूफ सकीना यत्तू ने कहा कि ये रेवेन्यू ऑर्डर 2022 में हुआ है और इसको बदलने के लिए जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलने तक का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान भाजपा के सीनियर मेंबर
श्याम लाल शर्मा ने मामले पर जोरदार तकरीर की और ऐवान की ताकत और अफसरों की मनमानी के बाद बनाए गए कानून पर सख्त रवैये में अपनी बात रखी। वजीर आला को मामले में जवाब देने को कहा। इस जिमन में बलदेव राज शर्मा, मुबारक गुल, संजीव कुमार, चंद्र प्रकाश गंगा ने भी अपनी बात ऐवान में सामने रखी। 5वां सवाल गुलाम अहमद मीर ने उनके इलाके में मॉडर्न सैनिटेशन और सेग्रीगेशन स्कीम्स के मुतालिक पूछा, ताकि उनके इलाके में दूरू वेरीनाग में म्युनिसिपल कमेटी क्या उन मॉडर्न तरीकों को इस्तेमाल कर रही है। जवाब में वजीर मौसूफ सकीना यत्तू ने दूरू वेरीनाग में शुरू की गई मॉडर्न सैनिटेशन के मुतालिक तफसीलात बयान की, जिस पर मेंबर गुलाम अहमद मीर ने तमाम तफसीलात को गलत बताया और कहा कि कागजों में घोड़े दौड़ाए तो जा रहे हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हो रहा। इस जिमन में स्पीकर अब्दुल रहीम रासन ने भी मालूमात को दुरुस्त करने की बात कही। वही मामला पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, डॉक्टर बशीर अहमद बीरी ने भी उनके इलाके में सैनिटेशन को लेकर मॉडर्न मशीनरी के ना होने से हो रहे नुकसान की तरफ ऐवान का ध्यान दिलाया। वक्फ सिफर में मेंबरान ने उनके इलाके में मसाइल और मामलों को उभारा। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर मुख्तलिफ मेंबरान जिनमें एजाज अहमद जान, डॉक्टर सज्जाद शफी, सज्जाद अहमद लोन, यूसुफ तारिगामी, महराज मलिक, अल्ताफ अहमद वानी, शक्तिराज परिहार, रियाज खान, पवन गुप्ता, जावेद हुसैन बेग और दूसरे मेंबरान ने इस जिमन में हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के मेंबरान भी इस खुतबे की बहस में शामिल हुए। इस दौरान आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर जवाब दिया। अपने जवाब में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दफा 370 के दिफा में अपनी बात करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ के इल्जाम को जोरदार अंदाज में खारिज कर दिया और दफा 370 को खत्म करके पैदा होने वाले हालात, जिसमें स्टेट सब्जेक्ट लॉ को खत्म करना, जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक को सलब करना शामिल है। यहाँ रियासत के 2 टुकड़े करना भी उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी। ये थे जम्मू से जावेद मेहराब। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर जारी बहस में आज वजीर आला ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपोजिशन मेंबरान और दीगर मेंबरान असेंबली की जानिब से उठाए गए निकात पर तफसीलन जवाब दिया। वजीर आला ने असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए बीजेपी मेंबरान को चैलेंज किया कि उन्हें एक ऐसे प्रोजेक्ट का नाम बताएं जो 5 अगस्त 2019 के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर में शुरू किया हो। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया गया, बल्कि पुराने मंजूर शुदा प्रोजेक्टों का ही संग बुनियाद या इफ्तिताह किया गया। वजीर आला ने 13 जुलाई 1931 के शहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इनकी कुर्बानियों को भूल नहीं सकते और कहा कि महाराजा की मीरास को अगर सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान पहुंचा है तो वो बीजेपी ही है। बहुत सी बातें आई मैनिफेस्टो को लेके, हमने सोच समझ के वो डॉक्यूमेंट तैयार किया। जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वो हमारा वादा है। हमने जब ये मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, हमने उन्हें ये कहा कि हम आपसे 5 साल का मौका मांग रहे हैं। हम इस 5 साल के दौरान ये तमाम चीजें करके अपने आप को आपके सामने पेश करेंगे। मैं आज इस हाउस में जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहूँ, A to Z जो बातें हमने अपने मैनिफेस्टो में की हैं, हम इन आने वाले 5 साल में उन बातों पे कायम रख के उनको पूरा करेंगे। उनमें जो कैदियों के हवाले से बात हुई, अब मैं इसमें सियासत में उलझना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो बहुत कुछ कहा जा सकता है इन कैदियों के बारे में जिन पे 2016 में केस लगे थे और उनसे केस वापस लेने के वादे हुए जो फिर नहीं हुआ। जो टर्मिनेशन की बात यहाँ पे हुई सरकारी मुलाजमों की, उसका सिलसिला किस दौर में शुरू हुआ वो हम सब जानते हैं, लेकिन सिलसिला रुक जाना चाहिए, उस पर हम वादाबंद हैं और हम अपने वादे पे कायम रहेंगे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने ये कहा कि हम पीएसए इस्तेमाल करते हैं तो क्या गुनाह करते हैं। आपने मेरे खिलाफ पीएसए लगाया क्योंकि मुझे बंद करने के लिए आपके पास और कुछ था नहीं। आपने पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन में मुझे 6 महीने बंद रखा, जब वो अरसा बीत गया और कुछ चाहिए था आपको, आपके पास और कुछ था नहीं तो पीएसए लगा के मुझे बंद कर। अगर जो आप कहते हो जनाब वो ये है वो है, मुल्क के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की, तो पीएसए के बजाय उन पे केस करिए, प्रोसिक्यूट करिए, जेल की सजा दिलाइए। ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर के हवाले से ही बात करूंगा। कहा कि 370 को लेके हम हाउस का टाइम जाया करते हैं, लेकिन जितना हमने 370 पे बात की
उससे ज्यादा तो शायद इस तरफ से पे आता है। हर तकरीर में 370 को हटाने की जस्टिफिकेशन वहां से आई। आप खुद ऐसे काम गिन रहे थे। मैं थोड़ी देर के लिए मैं दीवारों के आसपास देख रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पार्लियामेंट शिफ्ट कर गया हूं, क्योंकि आपकी तकरीर तो ऐसा लग रहा था जैसे आप प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे अपनी तकरीर कर रहे हैं। यहाँ के काम गिनने के बजाय आप दिल्ली की हुकूमत, मरकजी हुकूमत के काम गिन रहे हैं। अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की, कोई रिंग रोड, कोई ये रोड, कोई वो रोड, कोई ये। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए, इनमें से कौन से ऐसे काम हैं जो बिना 370 हटाए नहीं मुमकिन होते? बताएं, क्योंकि आज तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। आप जो काम गिनते हो, IIT, IIM, एम्स, रिंग रोड, ये बाकी चीजें, इनमें से ज्यादातर वो काम हैं जो 2019 से पहले शुरू हुए। लेकिन मैं उस झगड़े में पढ़ूंगा नहीं। मैं आपसे ये पूछता हूं ना, मुझे बताइए वो कौन सा ऐसा डेवलपमेंट रिलेटेड काम हुआ है जो 370 हटने से पहले मुमकिन नहीं था? डेवलपमेंट के लिहाज से कौन सी बेहतरी आई? अब चलिए, आज आप कहेंगे आपको इस पर जवाब देने का मौका नहीं मिला। चलिए, बजट में जब आप तकरीर करेंगे, कम से कम उस वक्त मुझे बताइए ना, कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट बताइए मुझे जो बिना 370 हटाए हुए यहाँ मुमकिन नहीं होता। वज़ीर आला वरदुल्ला का असेंबली में खिताब। इधर जम्मू कश्मीर असेंबली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर बेशतर मेंबरान ने मरकजी सरकार से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। यहाँ तक कि अपोजिशन जमात बीजेपी ने भी इस मामले की मुखालफत नहीं की। बेशतर मेंबरान ने वज़ीर आला से अपील की कि वो मरकज के साथ रियासत के दर्जे की बहाली का मामला सूरत के साथ उठाएं। इस बीच कांग्रेस के MLA निजामुद्दीन भट्ट ने गवर्नर के खुतबे पर असेंबली में बोलते हुए वज़ीर आला से कहा कि रियासत के दर्जे की बहाली में ताखीर हो रही है, ज्यादा वक्त जाया न किया जाए। उन्होंने वज़ीर आला को तजवीज दी कि वो कुल जमाती नुमाइंदों का एक डेलीगेशन या हाउस के मेंबरान पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन तश्कील दें जो वज़ीर आज़म से बात करे या फिर मुल्क के अपोजिशन जमातों से, ताकि रियासत का दर्जा जल्द बहाल किया जा सके। मेरी अर्जदाश्त इसमें ये रहेगी, इट ब्रुक्स नो डिले, द डिले इज डूइंग मोर हार्म देन एनी गुड। इसके लिए जरूरी है या तो ये हाउस हर एक की सिंसियरिटी चेक करने के लिए, या तो ये हाउस एक पैनल बनाए which will follow this with government of India, which will follow this with parties of national parties of the country. दो options हैं, either we go to the government or we go to the people of India. ये हाउस पैनल बनाए, ऑल पार्टीज का पैनल बनाए, हर एक की सिंसियरिटी चेक होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, he has a massive mandate, he will be respected in any democracy that he has come to represent aspirations of the people. उस लिहाज से मैं उनको गुजारिश करूंगा, डोंट शाय अवे सर, आप ही नॉमिनेट कीजिए ऑल पार्टी डेलीगेशन, seek time from the Prime Minister and Honorable Home Minister and Honorable Prime Minister, और वो डेलीगेशन केस रखे कि this is a state which is in limbo, ये denigrated status है, we have not been elevated to some status that we will take pride in। और आपकी जिम्मेदारी है, इस हाउस की जिम्मेदारी है, मेंबरान की जिम्मेदारी है कि if we are sincere to our people, let's be quick on it, assertive। मैं नहीं कहूंगा it is taken to streets, let there be either an all party delegation or a panel of the house, क्योंकि एक important चीज उसमें है, जहां resolutions के हवाले से बात हुई, if you have any kind of regard for an institution which emanates from constitution, that is the legislature. This legislature has expressed its desire and has expressed it with thumping majority। उस डिजायर को फुलफिल कराने के लिए बहुत जरूरी है कि we respect our own dignity and honor of this house। रियासती दर्जे की बहाली के लिए वज़ीर आला को कुल जमाती डेलीगेशन तश्कील देना चाहिए। असेंबली में कांग्रेस MLA एडवोकेट निजामुद्दीन भट्ट का इजहार ख्याल। वाजिब है कि आज सुबह कांग्रेस के 6 मेंबरान असेंबली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुए। उन्होंने रियासती दर्जे की बहाली और दीगर सियासी सूरत-ए-हाल पर भी वज़ीर आला से बातचीत की। इधर आज जम्मू कश्मीर असेंबली में मुंतखब हुए कई मेंबरान ने पहली बार इजलास में शिरकत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर जारी बहस में हिस्सा लिया। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA बटन, रियाज बेदार, फारूक अहमद शाह, डॉक्टर सजाद शफी, शबीर अहमद कुले, प्यारे लाल, रियाज अहमद खान और दीगर लीडरान शामिल हैं।
عام آدمی پارٹی کی طرف سے پہلی بار جموں کشمیر میں ایک اسمبلی ممبر منتخب ہوا ہے۔ معراج ملک عام آدمی پارٹی کی ٹکٹ پر ڈوڈا سے چناؤ جیتا ہے اور آج انہوں نے اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا۔ معراج ملک نے آج ایوان میں حزب اختلاف بی جے پی پر تابڑ توڑ حملے کیے اور کہا کہ وہ حیران ہے کہ بی جے پی کے ممبران اسمبلی آج ایوان میں الزام لگا رہے ہیں کہ جل جیون مشن میں بے ضابطگیاں عمل میں لائی گئی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور ڈیلی ویجر اور کیجول لیبررز کو مستقل کیا جائے۔ معراج ملک نے افسران کو بھی حد پہ تنقید بنایا اور کہا کہ جموں کشمیر کو یہ لوگ دو ہاتھ لوٹنے میں لگے ہیں اور وہ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ 10 سال آپ کی حکومت، آپ کا ایل جی، آپ کا وزیر اعظم رہا ہے، تو پھر آج آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ آج روزگار ڈھونڈ رہے ہیں، آج کہہ رہے ہیں جل جیون غلط ہے، پائپیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایل جی کے دور میں یہ منہ کیوں نہیں کھولے؟ آج جب چناؤ جیت کر آئے تو سرکار سے کیا پوچھ رہے ہیں 4 مہینے کے اندر؟ منتری جی ہمیں بتا دو کہ جل جیون میں کام کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ خود سے کیوں نہیں پوچھیں گے جل جیون کے اندر جب سکیم تھا، ایل جی تمہارا تھا، مودی تمہارا تھا، تو قصیدے کیوں پڑے جا رہے ہیں اور آج بول رہے ہیں کہ شراب کے ٹھیکے ٹھیک ہیں، آپ سکول ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں فلانا۔ جموں کے اندر سب ٹھیک ہے، اگر بنے تو جو وپکش میں بیٹھے لوگ چن کر وعدہ کر کے آئے کم از کم ان لوگوں کو خیال کرنے دیں، ان کا تو مودی جی دیکھ لے گا جناب۔ بھلیسا کے پہاڑی علاقے کے گاؤں سے چل کر آیا، یہاں کا جو سرکولیشن آف منی ہے 370 کی وجہ سے نقصان کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو سرکولیشن آف منی جموں کشمیر کا ہے اسے لوٹا گیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ جو تنخواہ لوگوں کی آتی ہے وہ بھی باہر چلی جاتی ہے، جو یہاں پر کام ہوتے ہیں اس کے ٹھیکیدار بھی باہر سے آتے ہیں، وہ سارا پیسہ اٹھا کر یہاں سے باہر لے رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے اندر خستہ حالت ہے، اس کی ایک وجہ بتانا چاہوں گا۔ جنریٹ ہو، میں سمجھ سکتا ہوں ایل جی کا شاسن رہا، بھاجپا کا دور رہا، بجلی سے وصولی، ٹیکس وصولی کر کے جموں کشمیر کو چلانا چاہتے ہیں، اس ٹیکس کو بھی لوٹ کر جل جیون کے تحت ہم تک پہنچایا، اس ٹیکس سے لے کر یہاں پر ہمیں ایسے ایسے ملازموں کو بھیجا جو یہاں سے بھی وصولی کرنے کا کام کریں، چولانے کی رسید کاٹ کر جموں کشمیر کا ریونیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اسپیکر صاحب میری بات کو سن لیجئے غور سے، ریونیو جنریٹ تبھی ہوگا، یہاں پر مافیا ہے۔ میرے یہاں منسپلٹی میں ٹینڈر 1 کروڑ کا لگتا ہے، سن لیجئے 1 کروڑ کا، جب وہ 1 کروڑ ٹینڈر ٹھیکیدار اٹھاتا ہے تو وہی ٹھیکیدار اسی سال اسی ٹینڈر سے 5 گنا زیادہ کماتا ہے۔ بتاؤ اگر وہ پیسہ منسپلٹی میں لگتا 5 کروڑ، 1 کروڑ کی جگہ 5 کروڑ، لیکن وہ 4 کروڑ کمانے والا ٹھیکیدار۔ جموں کشمیر کو لوٹنے میں بیوروکریٹس کا اہم رول رہا ہے، چاہے صدن میں بیٹھے لوگ نہیں مانیں گے، لیکن میں دیکھ کر آیا ہوں، میرے دل کے اندر وہ آگ ہے۔ آج میں چاہتا ہوں، لوگوں نے چن کر ہمیں بھیجا ہے، ہم بیوروکریسی کو روکیں گے، اپنے لوگوں کو انصاف دلائیں گے۔ اگر آج اس صدن سے ہم وہ چیز نہیں کر پائے تو 370 کیا، اب اسٹیٹ لے کر آؤ، کچھ بھی لے کر آؤ، ہمارے مظلوم پھر بھی ظالم کا شکار ہوں گے اور ظلم کرنے والے لوگ ان کے بھیجے ہوئے ہیں۔ میں خوش تھا، میں چاہتا ہوں کہ کوشچن صرف بھاجپا کے لوگ کریں، کیونکہ کوشچن میں انہوں نے کہا جل جیون میں گھوٹالا ہے، بیوروکریسی نہیں مانتی ہے۔ میں یہاں بھی سرکار میں جو بیٹھے لوگ ہیں یہ کوشچن ان کو دے تاکہ یہ اگلے کہ 10 سال کے اندر ہماری ناکامی کیا رہی۔ انہوں نے کہا کہ یو ایل بی کے یہاں پر پتہ نہیں کیا یہ جی اے کون سا ہے، یہ 1 منٹ جے ڈی بی کہتے وہاں پر یہ کچھ کر رہے ہیں، پوچھو ان سے۔ یہاں پر جموں کشمیر کے اندر، خاص کر کے جموں کے اندر ایجوکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر مافیا نہیں ہے، یہاں پر کرپشن نہیں ہے، یہ بھاجپا کا کہنا ہے۔ 7 سال سے یہ آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر جموں کے لوگوں کو یہاں روزگار مل رہا ہے تو آج تک آپ نے کیوں نہیں بولا کہ مل رہا ہے؟ آج تک تو بول رہے تھے آج روزگار ڈھونڈ رہے ہیں، آج کہہ رہے ہیں جل جیون غلط ہے، پائپیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایل جی کے دور میں یہ منہ کیوں نہیں کھولے؟ آج جب چناؤ جیت کر آئے تو سرکار سے کیا پوچھ رہے ہیں 4 مہینے کے اندر؟ میں حیران ہوں کہ بی جے پی کے ممبران آج کہہ رہے ہیں کہ جل جیون مشن میں بے ضابطگیاں ہیں۔ بات کر رہے تھے ممبر اسمبلی ڈوڈا معراج ملک۔ شیربین جاری ہے باخر مکتم۔ سمیت جموں کشمیر اسمبلی میں بی جے پی کے ایم ایل اے اور حزب اختلاف لیڈر سنیل شرما کی جانب سے 13 جولائی 1931 کے شہداء کے متعلق ناشائستہ الفاظ استعمال کرنے پر اسمبلی ایوان کے اندر جہاں اس کی مذمت کی گئی، وہیں سری نگر اور دیگر علاقوں میں آج لوگوں نے سنیل شرما کے خلاف احتجاج کیا۔ پی ڈی پی کے کارکنوں نے پارٹی لیڈر التجا مفتی کی قیادت میں آج 13 جولائی کے شہداء پر بی جے پی کے ریمارکس کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاجی کارکنوں نے ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔
PDP कारकुनों ने पार्टी हेडक्वार्टर से एहतजाजी जुलूस निकाला, जिससे पुलिस ने पोलो व्यू के पास आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। इल्तिजा मुफ्ती का कहना था कि हम चाहते हैं कि बीजेपी लीडर सुनील शर्मा जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगे। इनकी कुर्बानियों की वजह से ही यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट, इट गैल्वेनाइज्ड द पॉलिटिकल मूवमेंट, इट गैल्वेनाइज्ड द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर इन लोगों को कुर्बानी नहीं दी होती तो यहाँ जमहूरी निजाम कभी नहीं आता। तो कल जो बीजेपी के LOP हैं सुनील शर्मा जी, जो इनने हमारे जो शहीद हैं उनको आर्सनिस्ट बुलाया, कहा कि ये गद्दार है, उनको गद्दार बुलाना कतई गलत है। और ये जो बीजेपी का जो इनकी कोशिश रही है टू इरेज आ कलेक्टिव हिस्ट्री, आ कलेक्टिव मेमोरी, ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपकी हर एक ऐसी कोशिश को हम नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे शहीद हैं, 70 साल से हर साल हम 13 जुलाई को मार्टियर्स डे बनाते हैं और हम चाहते हैं कि सुनील शर्मा साहब पहले माफी मांगे जम्मू कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर की आवाम से। आप हमें नहीं बता सकते हु आर हीरोज आर। For the people of Jammu and Kashmir, the 22 martyrs, they are our heroes for the times to come. पहले भी हम ये दिन मनाते थे और हम गुजारिश करते हैं सभी जमातों से कि PDP ने रेजोल्यूशन जरूर लाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि NC, कांग्रेस, PC सब जमातें, BJP भी ये रेजोल्यूशन को पास करे, क्योंकि हम चाहते हैं शेख अब्दुल्ला साहब का दिन ही नहीं, मार्टियर्स डे भी हर साल जैसे 13 जुलाई को बनता था वो बने। आप लोग जानते हैं अगर इनने अपनी जान नहीं दी होती तो जम्मू कश्मीर में जो पूरा एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ जमहूरियत के लिए, एक अपने राइट्स के लिए, हुकूक के लिए, हम यहाँ आज नहीं होते। इनका खून जो बहा वो हमारे लिए कीमती है। कोई भी तौहीन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तभी हम आज आके यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे एंड वी वांट कि सुनील शर्मा साहब अपनी बदतमीजी जो उन्होंने इतनी की है उसके लिए वो अपोलोजाइज करें टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती बीजेपी लीडर सुनील शर्मा से माफी का मुतालबा कर रही हैं। इधर जम्मू में बीजेपी कारकुनों ने नायब वजीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे की। इतलात के मुताबिक कठुआ में बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया, जबकि जम्मू में भी यूथ विंग की तरफ से एहतजाज की इतलात है। जनता दल यूनाइटेड के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू का कहना है कि कुलगाम जिले में इन दिनों पीने के पानी और बिजली की कमी का सार्फिन को सामना है। उन्होंने माह रमजान के दौरान आबादी को बिजली पानी दस्तयाब रखने पर जोर देते हुए कहा है कि सहरी और इफ्तारी के वक्त लोगों को बुनियादी सहूलियात दी जाए ताकि उन्हें आसानी मिल सके। इधर मंदरबाग श्रीनगर के बाशिंदों की शिकायत है कि इलाके में बिजली की फराहमी इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है और ये कि उन्हें रोजाना कई घंटों गैर एलानिया बिजली कटौती का सामना रहता है। मुतासरा आबादी के बकौल ऐसी गैर एलानिया कटौती के बायस उनके मामलात शिद्दत से मुतासिर हो रहे हैं। रमजान के इस महीने में उन्हें सहरी और इफ्तारी के वक्त बड़ी दिक्कतों का सामना रहता है। मंदरबाग श्रीनगर के बाशिंदे चीफ इंजीनियर कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मुतालबा करते हैं कि इलाके में बिजली की फराहमी बाकायदा बनाई जाए और उन्हें गैर एलानिया कटौती से निजात दिलाई जाए। शोपियान से फयाज बानी ने खबर दी है कि गुज़श्ता रात जिले के हैप्शरवाल जैनपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाले वाक़े में नामालूम अफराद ने पुरअसरार तौर फिरदौस अहमद लोन नामी एक शख्स के निजी फिश फार्म में जहरीली शे डालकर 20 लाख रुपए मालियत की 10,000 से ज्यादा मछलियों को मार डाला है। सामीन, जम्मू कश्मीर में मौसम लगातार खुश्क और खुशगवार है। तरीसा महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 और 11 मार्च को पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी की उम्मीद है, जबकि 12 मार्च को मौसम आमतौर पर खुश्क रह सकता है। उनका कहना है कि 13 और 14 मार्च को भी वादी में बर्फबारी या फिर बारिश की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों में दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री कम रिकॉर्ड हो रहा है। इधर करना, टंगडार और दीगर सड़कें आमदरफ के लिए बंद हैं। वडवन के आपती दासबल सड़क को काबिल आमदरफ बनाया गया, जबकि बसमीना रोड पर आज बर्फ हटाने के लिए मशीन को काम पर लगाया गया है। अलबत्ता मड़वा वडवन की आबादी का मुतालबा है कि मरकन टाप को फौरी तौर आमदरफ के लिए बहाल किया जाए ताकि माह शाम के दौरान आबादी को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस दौरान मालूम हुआ कि PMGSOE डिवीजन मड़वा ने अभी तक सड़क को बहाल करने की कोशिश शुरू नहीं की है। उधर साधना टॉप पर बर्फ हटाने का काम जारी है और ये काम दिन रात हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि सड़क को बहुत जल्द आमदरफ के लिए बहाल कर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट इशफाक सईद से।
करनाल कुपवाड़ा शाहराह मुसलसल 8वें रोज भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद रही, जबकि बिजली की सप्लाई भी ताहाल बहाल नहीं हो सकी है। साधना टाप पर भारी बर्फबारी के बाद ये इलाका तहसील हेडक्वार्टर से कट कर रह गया है। गुज़िश्ता 8 रोज से इलाके में न सिर्फ बिजली का निजाम दरहम बरहम है, बल्कि एक बच्चे और एक खातून की 2 मैयतें गुज़िश्ता 4 रोज से कुपवाड़ा और श्रीनगर के मुर्दा खानों में रखी गई हैं, जिन्हें शाम तक भी अपने आबाई घर तक मुंतकिल नहीं किया जा सका था। आज करनाल में लोगों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता रोज कानून साज असम्बली में यकीन दहानी कराई थी कि करनाल की 2 मैयतों को हवाई जहाज के जरिए करनाल पहुंचाया जाएगा, जबकि डिवीजनल इंतजामिया ने भी इसकी हामी भरी थी और उन्हें इंतजार करने को कहा गया था। ताहम शाम गुजरने के बाद टंगडार हेलीपैड पर इंतजार में बैठे लवाकीन को बताया गया कि हेलीकॉप्टर सर्विस मनसूख कर दी गई है। सड़कों की बंदिशों के बाद हजारों मुसाफिर कुपवाड़ा और दीगर इलाकों में दरमाना है, जबकि करनाल के अंदर भी लोग मासूर होकर रह गए हैं। इधर अगरचे आज 3 हंगामी परवाजों के जरिए कुछ मरीजों, तुलबा और दीगर जरूरतमंद अफराद को कुपवाड़ा और करनाल के दरमियान मुंतकिल किया गया, तहम अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए ये इकदाम नाकाफी साबित हुए हैं, क्योंकि हजारों बेबस अफराद आज भी टंगडार के मिनी हेलीपैड पर इंतजार में खड़े रहे। मालूम रहे कि बीकन ने इशारा की बहाली का काम कल सुबह से शुरू किया है और बहाली के लिए नाइट ऑपरेशन भी शुरू किया गया था, जो अभी भी जारी है। शाम देर गए तक मैयतों को करना ले जाने की इजाजत दी जाएगी। ये थे करना से अशफाक सईद। सब कंज्यूमर कमीशन अनंतनाग ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए पंजाब नेशनल बैंक के एक ग्राहक को 2 लाख रुपए मुआवजे के तौर अदा करने और साथ ही 15,000 रुपए बतौर कॉस्ट अदा करने की हिदायत जारी की है। इस सिलसिले में जारी एक बयान के मुताबिक कमीशन के प्रेसिडेंट नूरुल अमीन की सदारत में मुनक़दा बेंच ने पीएनबी पर गैर कानूनी और गैर अखलाकी तौर एक तालिब इल्म के लोन के मामले में गारंटर के फिक्स डिपॉजिट से 3.4 लाख रुपए काटने का इल्जाम दुरुस्त पाते हुए पीएनबी से कहा है कि गफलतशारी के मुर्तकिब अफसरान और एहलकारों के खिलाफ फौरी तौर कार्रवाई शुरू की जाए और साथ ही तालिब इल्म के हक में लोन सब्सिडी वागुजार करने की भी हिदायत दी गई है। कमीशन ने हुक्मनामे की अमलावरी के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है और 6 हफ्ते बाद बैंक पर रोजाना की बुनियाद पर रकूमात अदा करने तक 1,000 का जुर्माना आयद होता रहेगा। अवामी सतह पर कमीशन के इस फैसले की पजीराई की गई है। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते ही अपने मेजबान और शेरबीन के डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। याद है वो